हेलो गाइस, वेलकम टू द बायोस्मार्ट क्लासेस। जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने की ट्राई करिए। आज हम करने वाले हैं गुजसेट बायोलॉजी प्रैक्टिस पेपर नंबर 3। बहुत नजदीक एग्जाम आ चुकी है आपकी, तो प्लीज आप लोग थोड़ा रीडिंग में थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा और साथ में कुछ नया नया हम इसमें आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। Which of the following statement is incorrect regarding the medical termination of pregnancy? तो एमटीपी में कौन सा जो है उसके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है, बराबर। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो देखते हैं, दिस हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। यस, उसके लिए ये होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, दिस हेल्प इन अबॉर्टिंग द प्रेगनेंसीज विच मे बी हार्मफुल टू आइदर मदर और फिटस और बोथ। तो ये भी करेक्ट है। दिस कंट्रीब्यूट इन डिक्रीजिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन। कह सकते हैं कि कुछ तरीके से वो ह्यूमन पॉपुलेशन को कम करने में हेल्प करता है। तो आंसर तीनों जो है वो करेक्ट है। आंसर आपका क्या रहेगा? डी, बराबर। लेकिन इसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के साथ डी जा सकते हैं, लेकिन ये सी आंसर भी आने के चांसेस है। तो अभी आंसर हम क्या रखेंगे? डी, बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो HBV यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस की बात हो रही है। कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सलाइवा, टीयर्स, इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज एंड टैटूइंग, ईयर एंड नोज पियर्सिंग, शेयरिंग ऑफ रेजर्स वगैरह वगैरह। ओके, तो ये वाला जो है वो लाइन करेक्ट है कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू यानी कि फ्लूइड टू फ्लूइड वो पास हो सकता है। दूसरा है कि वैक्सीन इज सेकंड जनरेशन वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रांसजेनिक ईस्ट बाय RDNA टेक्नोलॉजी। यस, वो भी करेक्ट है, ईस्ट में ही प्रोड्यूस करा गया था उसकी वैक्सीन। और वैक्सीन जो है वो फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल हुई थी, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई गई है। तो हम कहेंगे कि तीनों लाइन जो है वो करेक्ट है। आपका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? ओके, बर्थ कंट्रोल के लिए कौन सी मेथड है? देखो, इसमें आईयूडीज दी गई है, वो करेक्ट आंसर है। गिफ्ट जो है वो बर्थ कंट्रोल के लिए नहीं, जिसको चाइल्ड नहीं हो रहा है, ओके, प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, उसके लिए गिफ्ट का यूज है, तो इसमें करेक्ट नहीं आएगा। HTF है जो वो ह्यूमन ट्यूबल फ्लूइड नाम दिया गया है। क्या दिया है? ह्यूमन ट्यूबल फ्लूइड, बराबर। तो ये जो चीज है वो किस में हेल्प करती है? IVF टेक्नोलॉजीज में हेल्प करती है। ठीक है, तो आपको वो आंसर भी नहीं आएगा। दूसरा है IVF-ET एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो वो भी रॉन्ग है। ओके, तो आंसर आपका रहेगा ए, IUD। हार्मोन सीक्रेटेड बाय द प्लासेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से हार्मोन की रिक्वायरमेंट है? और वो सीक्रेट होते हैं प्लासेंटा के थ्रू। तो प्लासेंटा जो है HCG बनाती है, HPL भी बनाती है, प्रोजेस्टोजन बनाती है, लेकिन ये प्रोलैक्टिन नहीं बनाती, बराबर। इसमें रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको दिया है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, वो भी नहीं आएगा। यस, तो आंसर आपका रहेगा सी, HCG, HPL, प्रोजेस्टोजन एंड ईस्ट्रोजन। एकदम इजीएस्ट आंसर है। आगे चलते हैं। मैच द कॉलम 1 with 2 एंड द सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन बिलो। ओके, एक्रोजोम के साथ क्या मैच हो रहा है इसमें? आई थिंक एक्रोजोम के साथ हो रहा है यहाँ पे मैच स्पर्मेटोजुआ। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। एंडोमेट्रियम जो है वो यूट्रस के साथ मैच कर रहा है, तो यस, वो जो जाएगा B2। पोलर बॉडी यानी कि C जो दिया है वो हो जाएगा ऊजिनेसिस के साथ मैच। यस, शीत के साथ क्या आ जाएगा? 3। तो बचा कौन सा? क्लिटोरिस, जो कि एक रूडिमेंट्री इरेक्टाइल टिश्यू है। तो ये जो है वो करेक्ट सीक्वेंस रहेगी। 4 2 3 1, 4 2, ये वाले में तो 4 3 आ गया, नहीं 4 3 में भी है, तो ये वाला करेक्ट है। आपका आंसर भी रहेगा। आगे चलते हैं। गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट फ्लो चार्ट शोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन इन गेमेटोजेनेसिस इन मेल्स। ओके, तो मेल्स में जो है पिट्यूटरी हॉर्मोन्स जो है रिलीज होते हैं, और एक रहता है LH और दूसरा रहता है FSH, या फिर LH को ICSH भी बोलते हैं। ICSH किसके ऊपर काम करेगा? लेडिक सेल के ऊपर, और लेडिक सेल जो है वो एंड्रोजन रिलीज करने में हेल्प करेंगे, या फिर टेस्टोस्टेरोन।
ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया है आपको एफएसएच, एफएसएच जो वर्क करेगा वो सर्टोली सेल पे करेगा, और सर्टोली सेल जो है वो किस में हेल्प करते हैं, वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो ये जो है आपका आंसर क्या रहना चाहिए, फर्स्ट वाला टेस्टोस्टेरोन, यानी कि इसमें दिया है आपको, नहीं एंड्रोजन जो भी है वो भी चलेगा, एंड्रोजन नामक टेस्टोस्टेरोन, ये क्लियर है। दूसरा आएगा आपका सर्टोली सेल्स, तो यस ये सर्टोली भी है और स्पर्मेटोजेनेसिस भी दिया है, तो आंसर क्या रह जाएगा आपका, डी आंसर। चलो आगे चलते हैं। द प्राइमेट विच एक्सिस्टेड 15 मिलियन ईयर एगो वाज, अब ये जो है वो आपको इसके अंदर होमो हेबिलिस जो दिया है वो है 1.4 मिलियन ईयर एगो। ओके, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो दिया है वो है 2 मिलियन ईयर एगो। ओके, उसके बाद जो है आपका रामापिथेकस वो जो है वो 15 मिलियन ईयर एगो है, और आपका होमो इरेक्टस जो दिया गया है वो है 1.5 मिलियन ईयर एगो। तो ये जो टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका क्या रहेगा, रामापिथेकस। आगे चलते हैं। मैन लाइक प्राइमेट वर फर्स्ट फाउंड इन, अब ये सीधा आंसर है, ईस्ट अफ्रीका में पाए गए थे सबसे पहले मैन लाइक प्राइमेट। ओके, चलते हैं आगे। मैच द कॉलम 1 विथ 2 एंड सिलेक्ट द ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, साल्टेशन किसने वर्ड यूज करा था, साल्टेशन बोले थे यूगो द व्रीज, यानी कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, तो ए के सामने क्या आ गया, 3 आ गया। फिर बी है फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रेसिडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, ये केमिकल इवोल्यूशन वाला ओपेरियन हाल्डिन भाई बोले है, उसने करा है वो, तो उसका एक्सपेरिमेंट इधर आ गया। देन आफ्टर सी रिप्रोडक्टिव फिटनेस, डार्विन बोल रहा था कि भाई जितना प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सको उतने अमाउंट में उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस रहेगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके, आगे चलते हैं। लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये पास्चर ने एक्सपेरिमेंट करा था, और इसके लिए इसमें डी के सामने 2 आ जाएगा, तो 3 4 1 2। तो यहाँ पे देखते हैं 3 4 1 2 कहाँ पे है, 3 वाला एक ही है, यही आंसर रहेगा आपका ए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको डायग्राम दिया गया है, आइडेंटिफाई एंड द मार्किंग ABCD इन द गिवन फिगर बिलो। ओके, तो यहाँ पे आपको ए दिया है, ये आपका बी है, ये सी है और ये डी है। ओके, ए दिया है वो आपका क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, बराबर। बी जो दिया है वो यहाँ पे आपको ये छोटा सा चेन जैसा दिख रहा है, ओके, तो वो आपका हो गया लाइट चेन। देन आफ्टर सी पे जाते हैं, तो सी जो है वो ये पूरी चेन को दिखा रहा है, देखो ये पूरी जो चेन है उसको दिखा रहा है, तो सी जो है वो 2 हेवी चेन को दिखा रहा है। और जो लास्ट बचा कौन, डी, डी क्या दिखा रहा है कि ये जो बॉन्डिंग है वो कौन सी बॉन्डिंग है, वो है डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको आंसर में ए जो है वो क्या आना चाहिए, ABS, यानी कि एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये रहा है, दोनों में है। आगे चलते हैं, बी जो है वो लाइट चेन है, तो ये रहा बी लाइट चेन, तो आंसर आपका हो गया डायरेक्टली सी, दूसरा हेवी चेन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, करेक्ट आंसर इज सी। आगे चलते हैं। एन एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ, एंटीबॉडी अभी हमने देखा कैसी होती है, एंटीबॉडी में 2 चेन होगी, बराबर, एक रहेगी हेवी और दूसरी रहेगी लाइट, बराबर। तो 2 हेवी चेन, ये एक, ये 2, और ये 2 लाइट चेन, यानी कि टोटल 4 चेन, उसको क्या बोलेंगे, H2L2, बराबर। तो यहाँ पे 2 लाइट पेप्टाइड चेन एंड 2 हेवी पेप्टाइड चेन इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। द इंजेक्शन गिवन अगेंस्ट द स्नेक वेनम कंटेंस, अब जब हमें सांप ने काट लिया, बराबर, और उसके सामने हम क्या ले रहे हैं, इंजेक्शन, एंटी वेनम, या फिर उसको क्या दूसरा बोलेंगे, एंटी डॉट। तो ये चीज जो होगी वो प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज रहेगी, वो एंटीजेनिक प्रोटीन नहीं रहते, एटेन्यूएटेड पैथोजन नहीं होता, क्योंकि ये पैथोजन नहीं है तो ये वैक्सीन नहीं बोल सकते हम, बराबर। ऑल ऑफ दिस तो आने के चांस ही नहीं है, तो प्रीफॉर्म एंटीबॉडी होती है, वो हम इंजेक्ट करते हैं और उसके अगेंस्ट वो वर्क करती है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू सेपरेट विच मोलेक्यूल, यहाँ पे बहुत सारे गलती करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो DNA के लिए भी यूज होता है,
आरएनए के लिए भी होता है और प्रोटीन के लिए भी होता है। ये तीनों को साइज एंड चार्ज के अकॉर्डिंग उसको अलग करता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस ये डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन तीनों के लिए सही है, तो आंसर आपका रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे गलती मत करना, बहुत सारे लोग यहाँ पे सिर्फ डीएनए टिक करके आते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा रॉन्ग। इन पीसीआर प्राइमर्स आर यूज्ड फॉर, आपको पता है पीसीआर में प्रोसेस रहती है तीन। एक क्या रहेगा, पहला डीनेचुरेशन, जिसके अंदर क्या होगा, आपका जो डीएनए है वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएगी। ठीक है, अब वो दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या लगेगा, प्राइमर। ओके, तो प्राइमर जो है वो किस स्टेप में लगते हैं, एनीलिंग में। और फिर वो प्राइमर का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, बराबर हो, तो दो नई स्ट्रैंड बन के जाएगी और ये वाला साइकिल फिर से रिपीट होगा। तो ये क्या हो गया, एक्सटेंशन, बराबर। तो यहाँ पे डीनेचुरेशन जो है वो हाई टेम्परेचर पे रहता है, ये बात याद रखना, अराउंड 90 टू 95 डिग्री सेल्सियस। ओके, एनीलिंग जो रहेगा वो थोड़ा सा लो जाएगा, तो वो 50 टू 55 या फिर 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और लास्ट वाला जो है एक्सटेंशन वो होता है, वो जो होता है अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। तो यहाँ पे प्राइमर किसके लिए यूज होते हैं, एनीलिंग के लिए हो गए, तो यहाँ पे आंसर आपका रहेगा एनीलिंग। द टर्म कॉम्पिटेंट रिफर्स टू, हम जब अपना फॉरेन डीएनए जो है वो एक सेल में डालना है, अगर हमें, बराबर, ये बैक्टीरिया है और इसके अंदर डालना है, तो हम क्या करेंगे, होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाएंगे। ओके, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि इंक्रीजिंग द कंपटीशन बिटवीन सेल, तो कंपटीशन यहाँ पे नहीं चल रही है, बराबर। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चल रही है। मेकिंग सेल इम्परमिएबल फॉर आर डीएनए, तो डीएनए के लिए यहाँ पे सेल को इम्परमिएबल करेंगे तो ये प्रोसेस तो हो ही नहीं पाएगी, तो ये भी रॉन्ग। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी विथ विच डीएनए एंटर्स द बैक्टीरिया थ्रू पोर्स इन ए सेल वॉल, ये वाला जो है वो करेक्ट कह सकते हैं। मेकिंग सेल परमिएबल फॉर नहीं, डाइवेलेंट किटाइन का हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ पे डीएनए होता तो करेक्ट आंसर रहता, तो आंसर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टिक द करेक्ट सीक्वेंस। अभी हमने देखा कि ये जो सीक्वेंस है वो किस चीज के लिए है, पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये जो है आपको देखना है, तो उसके अंदर सबसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, दूसरा है एनीलिंग और तीसरा है एक्सटेंशन, तो आंसर आपका रहेगा सी। आगे चलते हैं। इन इंसुलिन चेन ए एंड बी आर लिंक टुगेदर बाय, अब हमें पता है इंसुलिन की दो चेन है, उसको हम कौन से बॉन्ड से बाइंड करेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से बाइंड करेंगे। याद रखना ये चीज बेटा कि ये डाइसल्फाइड बॉन्ड रहता है, ये चेन ए होगी और बी होगी, और जो सी पेप्टाइड है उसको अलग से निकाल देंगे, तो आंसर आपका रहेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड बी। आगे चलते हैं। गोल्डन राइस डेवलप थ्रू द ट्रांसजीन अप्रोच इन एनरिच विद विटामिन ए, गोल्डन राइस। क्लियर, ये बात याद रखनी है, और डायरेक्टली इसमें आंसर आपका रहेगा हाई विटामिन ए कंटेंट। आगे चलते हैं। हाउ मेनी रिकमेंडेड थेराप्यूटिक्स आर बीइंग मार्केटेड इन इंडिया, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 12 जो है वो आंसर रहेगा, लेकिन 30 जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है, ये याद रखना। वर्ल्ड वाइड कितनी टेक्निक्स यूज हो रही है, 30, और इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 12 लिखना है, तो आंसर आपका रहेगा 12। ये चीज में कंफ्यूज मत होना। Which of the following company started selling Humulin in year 1983? सबसे पहली कंपनी एली लिली ने जो है ह्यूमन इंसुलिन बनाया था, बराबर। तो वो जो है वो फर्स्ट बेचने वाले भी बने थे। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेवल एबीसीडी इन अ गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको आइडेंटिफाई करना है क्या है ए, क्या है बी और सी और डी। तो ए जो है आपका यहाँ पे कुछ पोर जैसे स्ट्रक्चर को नोट करा है, तो वो आपका हो जाएगा माइक्रोपाइल। सबसे माइक्रोपाइलर एंड है, उसके सामने वाला एंड क्या हो जाएगा, चलाजल एंड, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, चलाजा। क्लियर। अब ये जो बीच वाला है वो क्या है, वो जो है हमारा
एम्ब्रियो सेक है, तो ये सी से नोट करा है तो हम लिख लेंगे एम्ब्रियो सेक। और बचा क्या बी। बी जो है वो सी के तुरंत नजदीक है, तो वो चीज क्या होगी, वो होगा न्यूसेलस। तो ये जो चीज है उसके अंदर आंसर आपका रहेगा माइक्रोपाइल फर्स्ट, सेकंड न्यूसेलस, थर्ड एम्ब्रियोसेक एंड फोर्थ चलाजा। क्लियर। तो लास्ट में चलाजा माइक्रोपाइल वाले कौन से है, एक ये है सी और एक ये है डी। सेकंड में क्या लिखा है, न्यूसेलस सेल्स। यस, तो आंसर आपका रहेगा डी। बराबर। नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एपोमिक्सिस। अब यहाँ पे आपको देखना है कि एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल कौन सा दिया गया। देखो ल्यूपिन जो है वो नहीं आएगा, फिनिक्स डिक्टेलेफेरा नहीं आएगा, इसमें से दो ही है, लेग्यूमिनेसी एंड एस्टेरेसी। लेग्यूमिनेसी में वो जो है वो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन नहीं होता, एस्टेरेसी जो है वो आपका आंसर रहेगा। इस फैमिली के बहुत सारे जो है वो इस फैमिली के बहुत सारे जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, एपोमिक्सिस के थ्रू सीड फॉर्मेशन करते हैं। बराबर। आगे चलते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेरी ओल्ड वायबल सीड। अभी हमने बात जस्ट करी है, उसकी बात खत्म करके आए हैं। 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी, उसमें जो है कौन सा आंसर रहेगा आपका, 10,000 ईयर्स बोला है, यानी कि लुपिनस आर्कटिकस। रेडी। यहाँ पे और फिनिक्स डिक्टेलिफेरा जो है वो है 2,000 ईयर्स ओल्ड। ये बात याद रखना, आंसर आपका रहेगा इसमें भी 10,000 ईयर्स लुपिनस आर्कटिकस एंड फिनिक्स डिक्टेलिफेरा जो है वो 2,000 ईयर ओल्ड था। यहाँ पे फिर से कॉलम आ गई, इस बार कॉलम वाले क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो देखते हैं। मल्टीपल एलिलिज्म, यानी कि मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल इसमें से कौन सा है। ये पहला ही है ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, जो कि मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल है, जिसके अंदर आई के अलग अलग फॉर्म रहते, जैसे आई ए, आई बी एंड खाली आई। क्लियर। आगे चलते हैं। बी, बैक क्रॉस किसको कहेंगे, जब डोमिनेंट कैरेक्टर से होमोजाइगस डोमिनेंट उसके साथ ये प्रोजेनी का क्रॉस करवाए तो वो कौन सा हो जाएगा, बैक क्रॉस। तो आंसर आपका इसमें रहेगा 2। देन आफ्टर टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस किसके साथ होता है, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। बराबर। तो उसके अंदर आंसर रहेगा 1। क्रॉसिंग ओवर जो है वो किसके बीच में होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, तो वो आंसर रहेगा 5। एंड लास्ट वन इज रिकॉम्बिनेशन, जो कि नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे, क्योंकि नया बन रहा है, पेरेंटल जैसा नहीं है, तो वो क्या हो गया, रिकॉम्बाइंड। तो इसके अंदर 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4 नहीं, 3, 2, 1, 5, 4, तो आंसर आपका रहेगा बी। एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन यानी कि एक पॉइंट पे ही मान लो कि पूरी चेन है ए यू जी सॉरी ए टी जी सी ए सी जी टी ए, और इसमें से कोई एक वाला ही हट गया और उसकी जगह पे क्या आ गया है, तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस नहीं बनेगी, टी ए सी जी टी ए। अब इसका जब प्रोटीन बनने के लिए जाएगा डीएनए से, तो ये टी ए सी के फॉर्म में यूज होगा। क्लियर। और ये क्या फॉर्म में यूज होगा, टीजीसी। तो ये जो है वो पॉइंट म्यूटेशन हो गया। तो इसका चांस किस में बनता है, देखो हीमोफीलिया में ऐसा नहीं आता, सिकल सेल एनीमिया आंसर रह सकता है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस में ऐसा नहीं होता, तो ऑल ऑफ अबव भी निकल गया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो रिप्लेस किससे हो जाता है, वेलिन से। जो ग्लूटामिक एसिड का कोड रहता है वो चेंज होके क्या बन जाता है, वेलिन का कोड, जिसकी वजह से जो है वो पूरा प्रोटीन चेंज हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया, इन सिकल सेल एनीमिया शेप ऑफ आरबीसी अंडर ऑक्सीजन टेंशन बिकम्स, तो ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वहां पे आरबीसी का जो शेप है वो कौन सा हो जाएगा, देखो आरबीसी होते हैं ऐसे पूरे तगड़े, है ना, और थोड़ा सा ऐसा बाइकॉनकेव शेप रहता है, और सर्कुलर भी रहते हैं, स्फेरिकल तो होते नहीं है, तो वो निकल गया। अब बचा क्या, इलोंगेटेड एंड कर्व्ड, तो ये तो नॉर्मल शेप है। बराबर। तो यहाँ पे इलोंगेटेड यानी कि थोड़े से ऐसे लंबे हो जाएंगे, और कहीं कहीं पे ऐसे कर्व भी हो जाएंगे, तो ये जो है वो सिकल लाइक स्ट्रक्चर हो गया है। ओके। तो ये जो आंसर रहेगा आपका इलोंगेटेड एंड कर्व्ड।
इन गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ओके, तो उसमें से आपको एबीसीडी मार्क करना है, बराबर है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, तो ये यहाँ पे आपको लिख के दिया ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रमोटर। बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टर्मिनेटर। ओके, अब आपको दो चीजें मिल गई कि ए प्रमोटर है, बी टर्मिनेटर है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये प्रमोटर वाला है, तो ये दो ऑप्शन हो गए, बी एंड सी। आगे चलते हैं, सी जो पूछा है वो क्या है। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई जिस तरह से प्रमोटर बैठा है वो 3 प्राइम एंड पे बैठा है। ओके, तो वो वाली चेन जो है वो कौन सी हो जाएगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगी। और उसके टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने वाली स्ट्रैंड कौन सी हो जाएगी, कोडिंग स्ट्रैंड, जो कि रियलिटी में किसी चीज के लिए कोड नहीं करती। तो कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो एक्टिव नहीं बोलेंगे उसको, बराबर। तो यहाँ पे आपका सी जो है वो टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगा, तो हमें बी और सी में से काउंट करना है। ओके, सी जो है कोडिंग स्टैंड, ये गलत हो गया, ये आंसर सी आना चाहिए आपका इसके अंदर। यस, करेक्ट। ये जो पार्ट है यहाँ से अगर देखा जाए तो कोडिंग स्ट्रैंड का टुवर्ड्स 3 डेज उसको बोलेंगे हम डाउन स्ट्रीम, बराबर। और जो है उसके आगे का पार्ट है उसको क्या बोलेंगे हम, अपस्ट्रीम। यानी कि प्रमोटर वाली साइड को अपस्ट्रीम बोलेंगे और टर्मिनेटर वाली साइड को डाउनस्ट्रीम बोल सकते हैं। यूटीआर यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन्स प्रेजेंट ऑन, कहाँ पे प्रेजेंट हो, अब ट्रांसलेशन हो रहा है तो आरआरएनए का नहीं होगा, टीआरएनए का नहीं होगा, एमआरएनए का हो रहा है, एचएनआरएनए का नहीं होता। तो आंसर रहेगा सी, जो कि दोनों तरफ रहते हैं, बिफोर स्टार्ट कोडन एंड आफ्टर टर्मिनेशन कोडन। क्लियर, ये बात याद रखना कि भाई जब भी एमआरएनए होगा उसके स्टार्ट कोडन और टर्मिनेशन कोडन के पहले वाला रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन तो इसका ही होने वाला है। तो आगे चलते हैं फिर। Which of the following statement regarding human genome is incorrect? Okay, incorrect statement आपको फाइंड आउट करना है। ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ 3 into 10⁹ बेस पेयर एंड अबाउट 20,000 जीन्स। ओके, 20,000 जीन्स वाला थोड़ा सा हम करेक्ट मान के चल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा इश्यू लग रहा है। चलो आगे देखते हैं। द एवरेज जीन साइज इज 3,000 बेस पेयर एंड डिस्ट्रोफिन इज द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन। यस, वो करेक्ट आंसर है। क्रोमोसोम 1 कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स एंड वाई क्रोमोसोम इज द लीस्ट नंबर, यानी कि कितने हैं, 2968। यस, करेक्ट। एंड 231, यस करेक्ट, ये भी करेक्ट लाइन है। आगे चलते हैं, 3 लाइन करेक्ट हो गई, चौथी लाइन क्या होगी, रिपीटेड सीक्वेंसेस आर नॉट प्रेजेंट। नहीं भाई, ये जो है वो लार्ज पोर्शन बनाती है, तो ये वाला जो है वो बिल्कुल गलत है। तो ये आंसर आपका रहना चाहिए ऑप्शन डी। यहाँ पे 20,000 जो है अराउंड जीन प्रेजेंट है, 20 to 25,000। तो ये वाला जो ऑप्शन रहेगा डी इज इन करेक्ट। यहाँ पे फिर से कॉलम आई भाई, कर्ड किससे बनाया जाता है, चलो भाई, कर्ड बनाया जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से। तो यहाँ पे आंसर 3 रहेगा। फिर आती है ब्रेड, ब्रेड बनती है यीस्ट से। ओके, देन आफ्टर रहेगा स्विस चीज, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। और लास्ट बचा स्टेटिन, जो कि मोनास्कस पुरपुरियस से बनेगा। तो 3124, 3124, 3124 इधर नहीं है, इधर ये लास्ट वाला रहा ना भाई। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रिलेटेड, यहाँ पे रिलेटेड पूछा है, यानी कि कुछ वर्क कर रही है ऐसा। तो यहाँ पे गंगा एक्शन प्लान जो है वो कैसे बनाया गया था, बिल्डिंग ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। थोड़ा सा बोल सकते हैं कि गंगा जी को साफ करने के लिए ये बनाया गया था। ओके, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑन एसटीपी, यानी कि एक्टिवेटेड स्लज, ये वाला जो है वो गलत है, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट में स्लज नहीं होता, एक्टिवेटेड स्लज नहीं होता। तो एक्टिवेटेड स्लज कहाँ पे आएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे आएगा। स्विस चीज जो है राइपनिंग बाय फंगी, ना फंगस नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि क्लोस्ट बस्टर इधर बताया गया है, तो नहीं, ये भाई रॉन्ग है, साइक्लोस्पोरिन नहीं। यहाँ पे क्लोस्ट बस्टर आपका कौन रहेगा,
स्ट्रेप्टोकाइनेज, बराबर, स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्लियर है? तो आंसर आपका क्या रह गया इसमें, गंगा एक्शन प्लान वाला, कि भाई उसके सीवेज ट्रीटमेंट प्लान की बात चल रही थी। तो इनोकुलम इज एडेड टू द फ्रेश मिल्क इन ऑर्डर टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो इनोकुलम यहाँ पे क्या है, तो हम क्या करते हैं जनरली, हम करते हैं थोड़ा सा बटर मिल्क, बटर मिल्क में अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उसको ही हम डालते हैं मिल्क के अंदर, तो इसको क्या बोलेंगे, इनोकुलम। तो यहाँ पे स्टार्टर इज विटामिन B12 नहीं, स्टार्टर इज इन प्रोटीन नहीं, एरोबिक डाइजेस्टर नहीं, यह आंसर रहेगा आपका LAB का थोड़ा सा हिस्सा। तो मिलियंस ऑफ LAB जो है वो हम मिल्क में डालेंगे। मैच द कॉलम एंड फाइंड आउट, ये फिर से कॉलम वाला अभी कितने बाकी है कॉलम वाले पे। स्टेबल पॉपुलेशन, अब यहाँ पे पिरामिड की बात हो रही है, जो कि पॉपुलेशन पिरामिड है, तो यहाँ पहले देख लेते हैं, ये ट्रायंगुलर शेप रहता है, दूसरा शेप जो है थोड़ा सा ऐसा बेल शेप रहेगा, बराबर, और तीसरा जो है वो थोड़ा सा ऐसे जो कलश बोलते हैं उसके जैसा रहेगा। ओके, तो उसको अर्न बोलेंगे हम। तो यहाँ पे जो है वो ट्रायंगुलर शेप है, दूसरा जो है ये बेल शेप है, और तीसरा जो है वो अर्न शेप है। क्लियर? अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि स्टेबल पॉपुलेशन जो है वो किस में बनी देखी जा सकती है, तो किस में है भाई, यहाँ पे आप बताओ, स्टेबिलिटी ये है कि ये है कि ये है? मेरे हिसाब से ये जो है वो स्टेबल है, ये जो है वो कैसी है, डिक्लाइनिंग, और ये कैसी है, एक्सपांडिंग। ओके, तो यहाँ पे हमें देखना सिर्फ यही है कि स्टेबल के सामने क्या रहेगा, बेल शेप, यानी कि A2 3 रहेगा, फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन क्या अर्न शेप रहता है, और ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है वो ट्रायंगुलर शेप में रहती है। तो D जो है माइग्रेशन, यानी कि बाहर जाना, घर में आना, इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट को माइग्रेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4 पहला ही आंसर है, डायरेक्ट सिलेक्टेड। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो भाई, ये आगे डायग्राम हमने बनाए थे कुछ ऐसे, है ना, तो वो वही चीजें इधर आपको दे दी गई है। स्टडी द एज पिरामिड गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसको देख के बताओ कि क्या सही है। ओके, तो देखते हैं, ए इज अ ट्रायंगुलर एज पिरामिड, ये आपका ए है, ये बी है, एंड ये सी है। तो ए इज अ ट्रायंगुलर एज पिरामिड where pre-reproductive stage is very large, yes, correct, compared to reproductive and post-reproductive, correct. This type of age structure indicates the population would increase rapidly, yes, बिल्कुल correct है। B is in inverted shape, okay, inverted bell shape है, yes, correct, and where the number of pre-reproductive and reproductive individuals are almost equal, yes, वो भी correct है। and this type of age structure indicate the population is stable, वो भी बिल्कुल correct है। तो दो तो correct हो गए, तो यहाँ पे आंसर आने के चांस है क्या, all of this। सी वाला भी देख लेते हैं, इट इज ऑन शेप एज पिरामिड एंड वेयर मोर नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर प्रेजेंट, यस, बिल्कुल सही है कि रिप्रोडक्टिव जो है वो सबसे ज्यादा है, और उसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो क्या होनी है, डिक्लाइन होने के चांसेस है। तो तीनों करेक्ट है, आपका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन पॉपुलेशन पर कैपिटा बर्थ रेट इज 0.15, ओके, देख लेते हैं आगे। एंड डेथ रेट इज 0.08, तो डेथ रेट क्या है आपका 0.08। तो यहाँ पे यूनिट टाइम पीरियड में इतना डेथ रेट एंड बर्थ रेट है, तो वैल्यू ऑफ आर, आर यानी कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जितने बर्थ हुए उसमें से अगर डेथ को निकाल दे तो जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल इंक्रीज। तो बर्थ कितने हुए 0.15 एंड डेथ कितने हुए 0.08, तो आंसर क्या रहेगा आपका इसमें 0.07 इज इक्वल टू आर आंसर रहता है। क्लियर हो रहा है ये? क्योंकि जितने बर्थ हो रहे हैं उसमें से डेथ निकाल दो तो क्या हो जाएगा, जितने इंक्रीज हो रहे हैं उसके नंबर आ जाएंगे, जो कि नेचुरली हो रहा है। डेथ एंड बर्थ दोनों क्या होगा, नेचुरल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय द हर्बीवर्स एंड डिकम्पोजर इज कॉल्ड, तो जो बायोमास है वो बचा हुआ है वही होगा। तो हम यहाँ पे ग्रोस अगर बन रहा है उसमें से अगर रेस्पिरेशन लॉस निकाल दे तो क्या बन जाएगा आपका NPP, जो कि आपका क्या रहेगा, फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर के लिए अवेलेबल रहता है। तो ये आंसर रहेगा आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
ओके, फिर से वही क्वेश्चन आया कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज लेस देन द ग्रॉस प्राइमरी। यस, अभी अभी हमने लिखा कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, ओके, वो क्या है? वो है जो उसके अंदर से हम अगर रेस्पिरेशन लॉसेस निकाल दे तो क्या मिलता है हमें? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलती है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जीपीपी इज इक्वल टू एनपीपी प्लस आर, बराबर। तो ये दोनों चीजें सही है, बिल्कुल गलत नहीं है, बराबर। तो देखते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस द रेस्पिरेशन लॉसेस। यस, बिल्कुल करेक्ट है। ये दोनों लाइन जो है वो करेक्ट है। कहीं एक्सप्लेनेशन का पूछा है? नहीं, डायरेक्टली आपको बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये आंसर जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन डिपेंड्स अपॉन। डिकम्पोजिशन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्रिटस करता है, टेम्परेचर पे करता है, सोइल मॉइस्चर एंड सोइल पीएच के ऊपर भी करता है। तो ऑल ऑफ दिस आंसर रहना चाहिए, क्योंकि ये तीनों चीज के ऊपर जो डिकम्पोजिशन है वो डिपेंड करता है। आइडेंटिफाई द ग्रुप्स मार्क्ड ए एंड बी इन गिवन। तो ये आपको दिया है ए और ये है आपका बी। क्लियर? तो ये जो ए जो है वो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं वो फंगी के लिए है भाई, और ये जो है वो एंजियोस्पर्म्स के लिए है, क्योंकि ये किसके लिए दिया गया आपको? प्लांट के लिए। और जो है मेजर टेक्सा कौन कौन से है? फंगस एंड एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पे आपको ए एंड बी जो है वो फंगस एंड एंजियोस्पर्म के लिए दिया गया है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। राउल्फिया वोमिटोरिया इज एन एग्जांपल ऑफ। ये जो है एग्जांपल किसका है? स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं, स्पीसीज लेवल पे वहां पे डाइवर्सिटी नहीं हो रही। बी जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी, थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि जेनेटिकली डिफरेंट रहता है, तो उसकी वजह से थोड़ी उसकी मेडिसिनल वैल्यूज जो है वो चेंज रहती है। और लास्ट क्या रहा? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि क्या है? रॉन्ग है। इकोलॉजी सॉरी इको सिस्टम लेवल पे यहाँ पे कोई डाइवर्सिटी नहीं चल रही है, यहाँ पे जेनेटिकल लेवल पे चल रही है। तो जेनेटिक लेवल पे जो डाइवर्सिटी हो रही है उसको बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये जो है आंसर आपका बी रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का काम यहाँ पे खत्म हुआ। अब जो है कुछ ही दिन बाकी है आपके गुड सेट एग्जाम में। तो आप लोगों को क्या करना है कि भाई, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, आपने परचेस भी करी होगी, लेकिन उसमें से कुछ बुक्स ही आपको यूजफुल रहती है। तो जनरली आपको करना क्या चाहिए लास्ट लास्ट मोमेंट्स पे? तो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा सजेशन देना चाहेंगे कि पीवाईक्यूज जो है पिछले 2 साल 3 साल या 4 साल के, वो आप कर लीजिए। और दूसरा, उसमें जीएससीबी बोर्ड के और थोड़े बहुत हो सके तो 2 साल के नीट वाले एमसीक्यू भी देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मुझ सेट में नीट के एमसीक्यू डाल देते हैं थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए। जनरली जो पेपर रहता है वो एवरेज रहता है, बहुत हार्ड भी नहीं रहता, बहुत इजी भी नहीं रहता। लेकिन जिसने टेक्स्ट बुक में से रीड करा है उसको एकदम इजी लगेगा। कभी कभी थोड़े बहुत क्वेश्चन ट्विस्ट करके आ सकते हैं, तो आपको वो चीजें थोड़ी ध्यान से देखनी है। और जो है पीवाईक्यूज आप जरूर करिएगा। उसके लिए हम जल्दी से जल्दी वीडियो डालने की ट्राई कर रहे हैं कि जितने जल्दी हो सके वो आपको पीवाईक्यू थोड़े बहुत आपको दे सके। ठीक है? तो इस पर टाइम वी विल अपलोड द वीडियो फॉर दैट। एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।